जितना पंक्तियों के माध्यम से मुझे बताया गया है, मैं आप में से ही हूं, आपका अपना भाई हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं। आज के इस समारोह में हमारे बीच आपके लोक लाडले राजस्थान विधानसभा के सदस्य श्रीमान देवी सिंह जी शेखावत साहब और हमारे ऊर्जावान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के श्रीमान कैलाश जी मेघवाल साहब आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपके अपने और कैलाश जी ने जैसा कहा, हमें मीठी मीठी बातें करके सुबह सिंह बोरडिया साहब और जिनके साथ मैंने आज से 20 साल पहले, लगभग 19 साल हो गए सर, 20 साल हो गए होंगे, मैंने इनके अधीन काम किया, ऐसे बीएल नवल साहब और जितने भी रामकिशन जी मेघवाल साहब और दयानंद जी सिकरवाल साहब और जितने भी अतिथि बैठे हैं, इन सबको मैं प्रणाम करता हूं। सामने बैठी सभी माताओं को प्रणाम करता हूं, सामने बैठे नौजवान साथियों को सबको नमस्कार, जय भीम, जय भारत। आज बाबा साहब की एक मूर्ति का अनावरण हम लोग यहां करने आए। इस मूर्ति से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा साहब कैसे बने? यूं ही तो कोई आदमी बाबा साहब नहीं बन सकता। बाबा साहब की जीवनी, बाबा साहब का संघर्ष, बाबा साहब का लंबा जो संघर्ष है, उसका वो एक जीवन दर्शन के रूप में है। उसको पढ़ने के बाद में हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहिए कि बाबा साहब के 3 मूल मंत्र, जिसका जिक्र बीएल नवल साहब ने किया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा क्या लेनी है? शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा किस लिए चाहिए? शिक्षा हमें अपनों में भेद का पता करवाती है, ऊंच नीच का पता करवाती है। शिक्षा से हमारा बुद्धि का विकास होता है और जब बुद्धि का विकास होता है तो हम आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते हैं। लेकिन इस मंत्र को आजकल हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, सामाजिक एकता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व, ये जो शिक्षा लेंगे वही लोग प्राप्त करेंगे। इस कारण से इस मूल मंत्र को हम लोग, मुझे लग रहा है, अब धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। हम शिक्षा केवल मात्र टीचर बन जाए, पटवारी बन जाए, मास्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, आरएस बन जाए, उसके लिए ये शिक्षा ले रहे हैं। बाबा साहब ने ये तो नहीं कहा। हाँ, एक सेक्टर है सरकारी नौकरी का, जिसको शिक्षा के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर अच्छा किसान बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अच्छा राजनेता बनना है, तो भी तो आपको शिक्षा चाहिए। वो क्यों नहीं लेते? वो शिक्षा कभी ले गए और आगे बढ़ेंगे। जो बिजनेसमैन होगा, अगर अपने शिक्षा से, उसके शिक्षा के माध्यम से उसको अगर पता लगेगा कि कौन सी योजना, किसके कारण से मैं इंडस्ट्री लगाता हूं तो मुझे क्या फायदा मिल सकता है, राज्य सरकार मुझे क्या फायदा देती है, केंद्र सरकार क्या फायदा देती है, ये शिक्षित होने से ही फायदा मिलेगा साथियों। यही बाबा साहब के मूल मंत्र थे, जिसको हम लोग अभी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब को भी लोगों ने भुला दिया था। मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, आपको और हम सबको यह याद रखना होगा कि बाबा साहब का जन्म 1891 में होता है और 1956 में जब उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद का कालखंड हम सबको याद रखना है कि 1956 के बाद और 1989 तक लगभग लोग बाबा साहब को भूल गए, जैसे ज्योतिबा फूले साहब को लोग भूलते जा रहे हैं। ये मैं आज यहाँ इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वर्गीय काशीराम जी को, जिन्होंने राजनीति में
जब ये नवल साहब अभी चर्चा कर रहे थे ना कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बाबा साहब की कोई किताब लेके घूमता है, कोई तस्वीर लगा के घूमता है, अरे उनसे पूछो तो सही, जिनका राज रहा लंबे समय तक इस देश में, उन्होंने बाबा साहब को हमसे क्यों दूर रखा, उन्होंने हमें क्यों बुलाया, ये आपको सोचने और समझने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आज कह रहा हूं, ये आपको याद रखना है कि 1956 से लेकर 1989 तक अगर पहला भारत रत्न अगर किसी ने दिया तो बीजेपी की समर्थित पार्टी थी, समर्थित पार्टी बीपी सिंह जी ने 1889 में जब सरकार बनी 1989 में, तब उन्होंने दिया था। और उसके बाद में बाबा साहब, ये लोग अभी बातें कर रहे थे नोटबंदी नोटबंदी, ये तो बाबा साहब बहुत पहले किताब लिख के चले गए 1942 में कि अगर किसी देश की करेंसी अगर 10 साल के बाद बदलेंगे नहीं तो आतंकवाद भी फैलेगा, उस देश में करेंसी भी, नकली करेंसी के भी चांसेस रहेंगे, वो देश आगे बढ़ेगा जिसकी करेंसी बहुत अच्छी रहेगी, हर 10 साल बाद में चेंज करते रहे। ये मोदी जी ने निर्णय लिया, कई सरकारें रही लेकिन किसी ने नहीं निर्णय लिया। मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि देश की करेंसी बदलनी चाहिए। उसके बाद से आप देखिए, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे जो जितने भी सीमांत क्षेत्र के एरिया हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, सारी जगह आतंकवाद रुक गया है। साथियों, ये बाबा साहब को तो कहते हैं कि जब संविधान बनने लिखने का मौका मिला तो एक ऐसी तलवार हाथ में दी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये आदमी मेरे जिसने बाल नहीं काटे इसको मैं ऐसा कर दूं, ये टीचर जिसने मुझे बाहर बैठाया इसका ऐसा कर दूं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने बंधुत्व, भाईचारा, अपनाते बनाते हुए ऐसा देश का लिखित संविधान देकर गए हैं, आज भी अखंड है और अखंड रहेगा। और जो लोग जो बातें कर रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे, तो मैं आपको बीच में कहना चाह रहा हूं साथियों, बाबा साहब दोबारा खुद भी जन्म ले ये संविधान नहीं बदलेगा, संविधान वही रहेगा। तो आपको कुछ चीजें हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है, मेरी कहने की इच्छा थी, लेकिन मैं फिर कभी ऐसा कोई प्रोग्राम रखो आप, जो आपके बीच में मैं आऊंगा। और मेरे मन में बहुत इच्छा है और ये मन में पीड़ा भी है कि हमारा समाज है, चाहे दलित समाज हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई भी समाज हो, जो आगे नहीं बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए समय समय पर आपको बच्चों को जागृत करना पड़ेगा। जो बच्चे इधर उधर जा रहे हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। चाहे लाइब्रेरी की बात करी कैलाश जी ने, लाइब्रेरी होनी चाहिए। और मैं तो एमएलए साहब से यही गुजारिश करूंगा, ये जितने भी सामुदायिक भवन आप गांवों में बन रहे हैं, आप बंद कर दीजिए आज से, और प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी पढ़ने के लिए दीजिए। यही बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कृषक, उद्योगपति सब बनेंगे, यही से ठेकेदार बनेगा, कोई अच्छा वर्कर भी बनेगा और अच्छा राजनेता भी निकलेगा। ये बहुत जरूरी है शिक्षा के लिए। और एक चीज और कहना चाहूंगा साथियों, बाबा साहब हमें ये कह के गए कि राजनीति आरक्षण के माध्यम में हमें राजनीतिक समानता तो मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए हमें लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ेगा। और वो समय आ गया है, अब लंबे समय तक अब संघर्ष कर रहे हैं साथियों। आर्थिक बराबरी नहीं है, सामाजिक बराबरी भी हम कई जगह आज भी देखते हैं। हमारे साथ जितना जो व्यवहार होता है, उसके लिए मैं अभी भी लोगों को कहना चाहता हूं कि समानता का समय आ गया। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो सबको समान माना, तो आप भी समान मानिए। आपने हमें बुलाया, हमारा सम्मान किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।